अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। दूसरे पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट से ख़िताब किया और ऑब्जेक्टिव यही था कि हुकूमत की जो एक साल की अचीवमेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जाए और साथ साथ ये उन्होंने ये भी कहा कि मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं और साथ साथ सियासी इस्तेहकाम की मुल्क को ज़रूरत है, जमहूरियत की मजबूती के लिए हमें काम करना है। लेकिन इस सियासी इस्तेहकाम को अचीव करने में जो मुश्किल थी वो उनके एड्रेस के दौरान भी सुनाई दी। अपोजिशन बेंचेस से शोर शराबा हुआ, एहतजाज हुआ और नारेबाजी की गई, खलल डालने की कोशिश की गई उनके एड्रेस में, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि जो एक पार्टीज़ के दरमियान कंसेंसस होना चाहिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद से, वो अब भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। और साथ साथ ये भी कमेंट्री की जाती है कि ये एक साल जो मुकम्मल हुआ इसमें बहुत सी स्पेस, अगर पीका लॉज के हवाले से बात कर ली जाए या फिर जो अपोजिशन पार्टी तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि हमें ज़ेर अताब रखा गया और प्रोडक्शन ऑर्डर्स तक हमारे जारी नहीं किए जाते। एजाज़ुल हक साहब के हवाले से भी यही था कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होता है, उनको पेश नहीं किया गया। रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि जो इम्प्लीमेंटेशन इस पर ना करवाए उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि ये पार्लिमानी साल तो पिछले चंद सालों में मुकम्मल होते हुए आए हैं, लेकिन जो सैंक्टिटी का आर्ग्यूमेंट होता है पार्लिमान की और पार्लिमान की जो ताकत है उसको तक़वियत बख्शने का आर्ग्यूमेंट होता है, क्या उस समत में ये पार्लिमान मूव कर रही है या आज भी एक बड़ा चैलेंज पार्लिमान की बेतौकीरी की फॉर्म में दरपेश है इस हुकूमती अलायंस को जो कि फ़िल वक्त पाकिस्तान को रूल कर रही है? इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पार्लिमानी पॉलिटिक्स की बात पाकिस्तान में की जाती है, दूसरा साल शुरू हो चुका है, पार्लिमानी साल की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि जो क्रिटिक्स बात करते हैं कि जो सॉवरेनिटी थी पार्लिमान की या जो पार्लिमान का इंस्टीट्यूशन है उसको पिछले चंद सालों में हमने बेतौकीर होते हुए देखा, आपकी अपोजिशन ने आपको अक्यूज़ किया कि प्रेमिसेस के अंदर से कुछ MNAs को गिरफ़्तार किया जो PTI के MNAs थे स्पेसिफ़िकली। अब आकर आपको क्या लगता है कि वो जो सैंक्टिटी पार्लियामेंट की थी वो बहाल करने में कामयाबी दूर की बात, लेकिन उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या गवर्नमेंट जो है एम्पावर कर रही है इस इंस्टीट्यूशन को? जी, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें पार्लिमान बड़ी वाज़ेह वजूहात की बिना पे सबसे कमजोर सतून है हमारे आइन का। हालिया सालों में तो आपको मालूम है कि जुडिशरी ने भी जिनको सियासी जमातें बशमूल मेरी जमात के हमने एम्पावर किया, अब वो भी एक ताकतवर हलीफ बनकर सामने आ गए हैं। लेकिन पार्लिमान बतौर इंस्टीट्यूशन, यानी एग्जेक्टिव जो अगर जो पार्लिमान से ही निकलती है, लेकिन उसके अलावा पार्लिमान खुद जो है उस पर तो बहुत काम होना है। उस पर पाकिस्तान की सियासी जमातों का भी मुकम्मल फोकस और यकीन नहीं है कि यही सोर्स है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पावर का। और उसके जो दूसरे इश्यूज हैं पार्लिमान को तकवीयत देने के, उसमें मेरी जमात को इस्तिस्ना नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो आज की ऑपोजिशन है, उस वक्त जब हुकूमत में थे, मैं पार्लिमान में मौजूद था जब जून 2021 में इन्होंने वफाकी वज़रा ने डेस्कों पर चढ़कर हमें बजट की किताबें मारी थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और हम लोग जो ऑपोजिशन के थे। ठीक, तो वो जो लोग सैंक्टिटी की बात करते हैं वो उनके दौर में ज्यादा खराब हुई थी। लेकिन इससे कता नजर के किसने किस दौर में क्या किया, ये तो एक तवील मुद्दती प्रोजेक्ट है कि हमारे जो सियासी जमातें हैं, खासतौर पर उनके कायदीन हैं, उनका खुद भी पार्लिमान पर यकीन हो और असल में वो ये भूल जाते हैं वज़राए आज़म और दूसरे वजीर बन के या वज़राए आला बन के कि असल जो उनका ताकत का मंबा है वो बिल आखिर पार्लिमान ही है। पाकिस्तान में मेरा इस पर बड़ा यकीन है कि अगर हमें इंतहा पसंदी से लड़ना है तो इंतहा पसंदी के खिलाफ जो आखिरी किला है वो भी पार्लिमान है, जो वफाकियत का आखिरी किला है वो भी पार्लिमान है। लेकिन इस पर यकीन करना और इसको सिस्टमैटिकली और सोच समझ कर उसको तकवीयत देना तो अभी जो है वो दूर है हमारे सियासी सफर में। अच्छा, और इसके अलावा जो एक फोर्स ऑफ लॉ होती है पार्लिमान के अंडर, लेट्स से जो पॉलिटिकल लीडर्स जिनके अरेस्ट हो जाते हैं, हमने ये देखा कि PTI के दौर में भी तनकीद PMLN की यही थी
कि प्रोडक्शन ऑर्डर स्पीकर जारी नहीं कर सकते, उनको मदऊ नहीं कर सकते। मोहसिन दावड़ साहब के केस में ये हो चुका है पहले। अब अगर आकर दोबारा से वही प्रैक्टिस रिपीट होती है कि चेयरमैन सेनेट का आप देख लीजिए प्रोडक्शन ऑर्डर वो जारी करते हैं, एजाज चौधरी साहब को उसके बावजूद सेशन में लाया नहीं जाता। रज़ा रब्बानी साहब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता जो पार्लियामान में स्टाफ में मौजूद अफसर इस प्रोडक्शन ऑर्डर की, तो उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। तो डिफरेंस फिर क्या हुआ? जो पीटीआई के दौर में हम तनकीद करते थे कि पार्लिमानी जो वर्क एथिक्स हैं वो मुतासिर हो रही हैं, अब भी उसी की कंटिन्यूएशन दिखाई दे रही है। डिफरेंस क्या है? जी, और ये डिफरेंस जो है वो हुकूमत को दूर करना चाहिए। मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, क्योंकि मुजम्मिल साहब, मैं बराह रास्त इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है पार्लियामान की, उसका रुकन था। तो हमने तो ये दर्जनों दफा ये सारे केसेस जो मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन जेल में थे, पीपल्स पार्टी के कायदीन जेल में थे, हम दोनों मिलके दोनों जमातों ने केस प्लीड किया और उसके ऊपर पूरा जो है वो एक पूरा मुकदमा लड़ा। और यहां तक कि फिर हुआ, मैं वाज़ेह कह दूं कि उस वक्त के जो स्पीकर साहब थे उन्होंने हमें कह दिया कि जी राना सनाउल्लाह का प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं होगा। बाकियों पे भी उन्होंने बड़ा लेतो लाल किया, लेकिन फिर आखिर जो है खुर्शीद शाह साहब का और उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी का, एहसन इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर इश्यू हो गया। लेकिन राना सनाउल्लाह का उन्होंने आखिर तक जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बात जरूर है, और इसमें फिर जो हमने चंद मिनट पहले गुफ्तगू की कि पार्लियामान एक सतून है और एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और उसकी जो तौकीर है वो खुद सियासी जमातों ने और उनकी बनाई हुई हुकूमतों ने कायम करनी है। मेरी ये तवक्को है कि जो भी रुकावट है उसे दूर करके जो सेनेटर साहब हैं उनको पार्लियामान के अंदर जो कार्रवाई है उसका हिस्सा बनाने के लिए लाना चाहिए सेनेट के अंदर। और लेजिस्लेटिव एथिक्स जो होती हैं, मतलब पीटीआई के दौर में भी 30-40 ऑर्डिनेंसेस पास हो गए। अब आपके ऊपर भी एक्यूजेशन यही है कि बिल बुलडोज हो जाते हैं, डिबेट नहीं होती, पहले से माइंड प्री मेडिटेटेड बना होता है, लेकिन एक रस्मी कार्रवाई कर ली जाती है। तो ये जो वर्क एथिक है इसको कौन ठीक करेगा? अगर ये तमाम पार्टीज इसका शिकार रही हैं तो फिर कंसेंसस क्यों नहीं होता इस पर? जी देखिए, इसे सवाए लीडरान के कोई दुरुस्त नहीं कर सकता। और उसमें ये नहीं कि सिर्फ वज़ीर आज़म का काम है, जो दूसरी जमातों के पार्लियामेंट्री हेड्स हैं, अगर वो संजीदगी से पार्लियामान के प्रोसेसेस को लें। हमने ये देखा है कि बजट के मौके पे अगर अपोजिशन जो है वो संजीदगी का मुजाहरा करे तो उस पर जो है वो कुछ प्रोसेस हो जाता है संजीदा, क्योंकि उस वक्त अपोजिशन के सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जी वो गवर्नमेंट को डैमेज कर सकें। उसके अलावा तो कम ही देखा गया है कि एक दफा जब, और अगर कोई बहस होती भी है, तो मैंने कहा मैं इन सब मामलात में बहुत गहरी मेरी नजर भी है और मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। डिबेट अगर होती है तो वो स्टैंडिंग कमेटीज में होती है। एक दफा स्टैंडिंग कमेटी से बिल होकर आ जाए पार्लियामान के अंदर तो कम ही उसमें कोई मजीद बहस होगी या मजीद तभी होगी अगर गवर्नमेंट चाहेगी। लेकिन इसमें जिस तरह मैंने कहा कि ये एक सोच समझ कर एक डिलिबरेट एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट हमारे कायदीन करेंगे तो ये होगा, क्योंकि उन्होंने वो इंसेंटिव देने हैं वज़रा को भी और मेंबरान को भी कि वो पार्लियामान में आकर जो है वो कार्रवाई का हिस्सा बने। और अगर देखें मेंबरान को ये नजर आएगा या वज़रा को नजर आएगा कि पार्लियामानी कार्रवाई जो है उनके करियर को आगे लेकर जाएगी तो वो काम करना शुरू कर देंगे। अब एक जमात ऐसी है जहां आगे बढ़ने के लिए हुकूमत को गाली देना जरूरी है, हुकूमत को लान तान करना जरूरी है, तब आपकी जो है वो वहां तारीफ होती है। तो अगर वो इंसेंटिव ही सारे जो हैं वो डिसरप्टेड हुए होंगे कि जी आप गाली दें तो आप ज्यादा आपको तरक्की मिलेगी, तो हमारे लीडरान ने ये काम करना है कि वो अगर इंसेंटिव दें पार्लियामेंट्री वर्क को और उसको प्रायोरिटाइज करें तो पार्लियामान भी अपना फंक्शन करना शुरू कर दे। सही। और इसके अलावा मतलब नॉट जस्ट पीटीआई, पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं होता। अब आज जरदारी साहब खिताब करते हैं पार्लियामान से, कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब की भी वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात होगी। तो उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, आपको लगता है कि इसको इमरजेंसी बेसिस पे इसीलिए हल करना चाहिए आपको? बिकॉज अगर आपके एलाइज साथ नहीं देते और इन हाउस चेंज की तहरीक चल पड़ती है तो फिर तो बड़ी वीक फुटिंग पे खड़ी हो जाएगी हुकूमत आकर। नहीं, पहले तो ये कि इन हाउस तब्दीली तो बहुत कम इम्कानात हैं, हमेशा रहते हैं लेकिन बहुत कम है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद जारी रहेगा
दोनों पार्टियों का की बका का ये मामला है, क्योंकि हम एक फाशिस्ट जो दूसरी जमात है उसका सामना कर रहे हैं। तो इसके लिए यूनिटी बहुत जरूरी है कि सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट जो है वो इकट्ठा हो फाशिज्म के मुकाबले में। लेकिन जो उनके वैसे जेरे अताब तो वो है ना, रहनुमा उनके गिरफ्तार हो रहे हैं, तो वो तो आप पर फाशिज्म को अक्यूज करते हैं ना, आप उनको कह रहे हैं। वो करते रहेंगे, लेकिन बहरहाल उनकी जबिलत जो है, जो उनका रिकॉर्ड है 2014 से लेकर 2024 तक, जब तशद्दुद को एक हथियार के तौर पर सियासत में इस्तेमाल किया जाता है, वो फाशिज्म की बुनियादी डेफिनेशन है। तो लिहाजा उसके ऊपर जो है पाकिस्तान की और किसी जमात ने उस तरह अपने सियासी मकासद के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं किया, आग नहीं लगाई, पार्लियामान के जंगले नहीं गिराए, पीटीवी के हेडक्वार्टर पर डंडों से कब्जा नहीं किया, पुलिस के सैकड़ों एहलकारों की को जदों को और हड्डियां नहीं तोड़ी। तो इसका तो और सिवाय एक जमात के और किसी के पास ये जो है रिकॉर्ड नहीं है। तो लिहाजा हम उनको समझते हैं कि हम फाशिज्म के खिलाफ जो हैं दोनों जमातें मिलकर इस वक्त बरसरे पैकार हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो इश्यूज हैं, मैं तवक्को कर रहा हूँ, अब मार्च का वक्त आ गया है, तो आने वाले बजट में उनके जो इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व कर दिया जाएगा, जो भी उनके मामलात हैं। लेकिन बहरहाल एक मखलूत हुकूमत है और उसके अंदर जो पॉलिसी डिफरेंसेस हैं वो जारी रहेंगे। लेकिन हमारे ज़हन में तो ये है कि पिछले एक साल में जब हसास तरीन मौके पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ दिया, और हमारी ये तवक्को है कि ये साथ जारी रहे। ठीक है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस पर भी जो महंगाई कम होने का दावा किया जाता है, साथ साथ अवैस लगारी साहब ने यह कहा कि 6 साल में गर्दिशी कर्जा हम ख़त्म कर देंगे, जो 2400 अरब रुपए एट दिस पॉइंट। ये बहुत एम्बिशियस चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल है ये? जी डुएबल है, उसके लिए 2-3 काम करने हैं, लेकिन कि महंगाई में तो कमी होगी, इसका मतलब है कि कीमतें अब मजीद नहीं बढ़ रही। ये बात तो पाकिस्तानी जो करियाने की दुकान पर जो खरीदते हैं चीजें, उन्हें जाके एहसास है ये अब कीमतें मजीद नहीं बढ़ रही। और जो है हमने हालिया हफ्तों में देखा है कि सब्जियों की कीमतें घटी हैं पहले से, वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। वहां भी मंडियों में सब्जियों की कीमतें घटी हैं। आटे की कीमत जो है पिछले मौसम गर्मा से जो है वो कम हुई है। तो ये दो चीजें तो जिनकी कीमत घटी है। जो चीजें चैलेंज में है वो घी चैलेंज है, चीनी चैलेंज है, जो यानी अशियाए खुर्दोनोश की बात हो रही है। ठीक है। और उस तरह बिजली की कीमत जो है उसमें जो वजीर साहब हैं वो जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आईपीपी के मामले में कुछ कामयाबी भी हासिल की है। लेकिन जो गर्दिशी कर्जा बंद करने का जो असल मेजर स्टेप होगा अगला, वो ये है कि जो हुकूमत के मलकियती बंद पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो उस कैपेसिटी चार्ज से दी जा रही है, असल में उनको बंद करना है। उसके लिए थोड़ा सी बोल्डनेस चाहिए कि उनको बंद किया जाए फौरी तौर पे। और कुछ इसका जिक्र हो रहा है, अल्लाह करे उस पर भी अमल दरामद हो जाए, कि जो बिजली के बिलों में दूसरे महकमों के टैक्सेस डाले हुए हैं वो उठा लिए जाएं। तो वक्त के साथ साथ ये मुमकिन है कि आई थिंक गर्दिशी कर्जा इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इशू ये है कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, और इंशाल्लाह ये मुमकिन हो जाएगा इस साल के आखिर तक। अच्छा, और इसके अलावा जो अमेरिका से एक बयान आने की बात होती थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, या जो मुख्तलिफ सैनेटर्स ने बयानात दिए खान साहब की रिहाई के हवाले से, उस पर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यही रहा कि वट एवर दे आर सेइंग इज़ इररेलेवेंट। उसकी वजह यह है कि ये हमारी ज़ाती पॉलिटिक्स है। अब आकर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शुक्रिया अदा कर दिया पाकिस्तान की हुकूमत का, पहले तो ये बताइए, ये भी जो पीटीआई लॉबिंग करती है उसी स्टाइल में परसू किया आपने, खुद ही हो गया? सेकेंडली, ये रेलिवेंट किस तरह से है इतना कि आप इसको पोलिटिकली इंटीग्रेट करें अगेंस्ट पीटीआई के देखिए हमारी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया गया, इसका मतलब है आपका बयानिया हार गया। हालांकि इसका तो उस सियासी मैदान से ताल्लुक ही नहीं है जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चल रहा है, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है। जी, आप जैसे बालिक नजर जो तज्जियाकार हैं वो समझाते रहते हैं कि जो रियासत से रियासत के ताल्लुकात हैं उनका वजन किसी भी एक सियासी जमात की लॉबिंग से बहुत ज्यादा है। और ये जो ऑपरेशन हुआ है इसकी तफसीलात कुछ बाहर आ रही हैं। एक FBI के जो जिन्होंने इसमें सारे किरदार अदा किया है, उन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है वर्जीनिया के कोर्ट में, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आई है
तो ये मुज़म्मिल साहब ऑपरेशन जो है वो बहुत वसी ऑपरेशन था। इस कम अज कम कुछ महीनों से जारी है। मुझे कहा गया, बताया गया कि 7 महीनों से जारी था, लेकिन कुछ महीनों से जारी था। और इसमें सिर्फ एक शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, तकरीबन 50 के करीब जो है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के लोग हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। एक बड़ा वसी ऑपरेशन था और कई मुल्कों पर मुहित था, सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान का मामला नहीं था। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की बहुत क्लोज कोऑपरेशन हुई है। तो अगर हम जो संजीदा बात है वो ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो इदारा जाती ताउन है, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन है, उसकी एक बुनियाद बनी है और वो मुस्बत है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम शादियाने बजाएं और ये कहें कि जी सारा कोई जीत गया वो हार गया। ये जरूर साबित हुआ है कि जो मैं फिर कहूंगा कि रियासतों के आपस के ताल्लुकात जो हैं, किसी एक जमात की चंद मिलियन डॉलर के जरिए लॉबिंग से कई ज्यादा वजनी और देरपा होते हैं, और इसका हमने मुजाहरा जो है सदर ट्रंप की तकरीर में देखा है। दूसरा ये भी इसमें बड़ी अहम बात है कि सदर ट्रंप जो जब से आए हैं वो आमतौर पर दूसरे ममालिक को मतून करते हैं। तो ये ये एक बड़ा संजीदा और बड़ा ऑपरेशन था, जिसके नतीजे में एक ही तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और हिंदुस्तान पर तनकीद भी की। ठीक है, शॉर्टली फाइनल कमेंट। 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांगी है तहरीक इंसाफ ने। कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट टू असेंबली को प्रोटेक्ट करता है। आपको लगता है कि इस बार इस पर कदगन नहीं डालनी चाहिए, ताकि उनका वही बयानिया जो आपके अगेंस्ट वो पॉपुलराइज भी कर चुके हैं कि आप पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं दे रहे, उसको थोड़ा डंट तो पड़े अगर आप इसको अलाउ करें तो? जी नहीं, मैं अगर अपनी जाती राय दे सकूं, उनको लाहौर के मज़ाफ़ात में किसी खुली जगह पर इजाजत दे देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तानियों का कारोबार, रोजगार, सेहत और तालीम के मौके मुतासर ना हो। वो आए, मोटरवे के करीब कोई जगह दे के उन्हें ये जरूर इजाजत देनी चाहिए। उनका रिकॉर्ड, जिस तरह मैंने अर्ज किया, बहुत खराब है पुरअमन एहतजाज के हवाले से। लेकिन बहरहाल वो आए, अपना जलसा करें और ऐसी जगह पर करें जहां अंदरूनी शहर जो है जिसकी मामूलात मुतासर ना हो, और अपनी बात करें। आप देखिए जो इन्होंने सवाबी में जलसा किया था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम था, हालांकि जहां उनकी हुकूमत भी थी, हर किस्म के वसाइल मौजूद थे, तो वो जलसा जो है उनके अपने सूबे में नाकाम हो। तो बस ये भी नाकाम होने दीजिए ना, मीनार पाकिस्तान में अच्छी खासी स्पेस है, लोग अगर नहीं आएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे वो। मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ। आपको मालूम है कि पिछले चंद दिन से जब से जो दारुल हुकूम हकानिया के ऊपर एक बहुत मज़मूम हमला हुआ है, तब से हाइटेंड अलर्ट है। तो अगर तो अलर्ट रहता है फिर शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर अलर्ट में कुछ कमी आती है तो जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन शहर के मज़ाफ़ात में कोई जलसा हो जाए तो मैनेजरियली ज़्यादा बेहतर होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। डोनाल्ड ट्रंप को अनकन्वेंशनल और गैर रवायती सियासतदान कहा जाता है, और ऐसे ही कुछ मनाजिर एक गैर रवायती सियासत के भी हमने देखे गुज़श्ता हफ्ते, जब ओवल ऑफिस में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को बुलाकर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट किया गया ऑन कैमरा। उनको ये भी ब्लेम किया गया कि आप अपोजिशन की रैलीज़ में शिरकत करते हैं और साथ साथ आप जंग अजीम लगवाना चाहते हैं। अब आकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जौहरी मुआहदे का तस्करा किया गया है, ईरान की क़यादत को ख़त लिखा गया है और कहा गया कि ईरान के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की बजाय बातचीत को हम फ़रोग़ देंगे, जिसका जवाब ईरान की तरफ से कोई खुशाइन नहीं आया। आयतुल्लाह की तरफ से ये कहा गया कि दरअसल ईरान जो है वो बदमाशी करने वाले ममालिक के मुतालिबात को तस्लीम नहीं करेगा। साथ साथ ये भी कहा गया जो वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो हैं उनकी तरफ से कि जो रूस और चीन के ताल्लुकात हैं इसको कमज़ोर करने के लिए अमेरिका कोशिश करेगा। इस नौइयत के बयानात का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा, और डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़ाती पॉलिसी है एक्सपेंशन की, जिसमें वो कनाडा का भी जिक्र करते हैं कि इसको हमारी रियासत होना चाहिए, उसका रद्द अमल क्या आएगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वाशिंगटन के न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट में वो सीनियर डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, सबसे पहले तो जो जौहरी मुआहदा बराक ओबामा के दौर में ईरान से नेगोशिएट हुआ था एट दी एक्सपेंस ऑफ इन्फ्यूरिएटिंग सऊदी अरेबिया, अब आकर आपको लग रहा है कि उसका एक रिवाइवल हो सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये कहा कि जौहरी मुआहदे पर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो ताकत का इस्तेमाल नहीं चाहते ईरान के अगेंस्ट। वो और बात है कि रिस्पॉन्स जो आयतुल्लाह का आया इस पर वो यही था कि कुछ ममालिक
ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, मसले का हल नहीं चाहते। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये इंगेजमेंट प्रोसीड कर सकती है यहाँ से? जी मुजम्मिल, देखें जो ईरान की इस वक्त सूरत हाल है अंदरूनी और बैरूनी, और ख़ास तौर पे उनकी जो माली पोजीशन है, वो उनकी बार्गेनिंग पावर को कमज़ोर करती है। जहाँ तक बयानात का ताल्लुक है तो जाहिर है कोई भी जो है फरीक ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई जो है हम राज़ी हैं आपकी शराइत के ऊपर जो है अग्रीमेंट पे साइन करने के लिए। तो वो बयानात तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर आप जो इम्पेरेटिव्स और कंस्ट्रेंट्स हैं ईरान के, अगर उनका जायजा लें तो मैं नहीं समझता कि ईरान के पास कोई चॉइस है कि वो इस मुज़ाकरात की पेशकश को रद्द कर दे। तो मुज़ाकरात होंगे, आसान नहीं होंगे, और इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये है क्योंकि देखिए ना कुछ 45 साल का जो है ना वो एक अरसा है जिसमें अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी रही है। ख़ास तौर पे इस इंतज़ामिया के साथ तो बहुत ज़्यादा कशीदगी रही है, क्योंकि इसने वो 2015 वाला जो मुआहदा था उसको ख़त्म कर दिया था। जी, तो वक्त लगेगा। अब देखते हैं आगे चल के जो है ना क्या हालात सामने आते हैं। नहीं, इसके अलावा जो अगर ईरान की बात कर ली जाए तो उस पर जो अमेरिका क्लेम करता है कि जो इंटेलिजेंस अमेरिका के पास मौजूद है, कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं दे आर रियली क्लोज टू अ न्यूक टेस्ट। यही बात हमने इराक के इन्वेजन से पहले सुनी थी, जिसमें यह कहा गया कि WMDs हैं इराक के पास, और उसके बाद में इतने बड़े नंबर पर सिविलियन कैजुअल्टीज़ लाखों में होती हैं, और बताया जाता है कि वो WMDs वहाँ पर थे ही नहीं, वो रिपोर्ट गलत थी। इस बार हम ट्रस्ट कर लें अमेरिकन इंटेलिजेंस को इफ़ दे आर क्लेमिंग के ईरान इज़ वेरी क्लोज टू इट? देखिए इस वक्त जो है सिर्फ अमेरिका की इंटेलिजेंस सर्विसेज नहीं कह रही, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो भी जो है इस चीज़ के शवाहिद पेश कर रही है कि भाई ईरान जो है वो तेज़ी से अपने जो जौहरी प्रोग्राम है उसके ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पे थोड़े से नुआंस की भी ज़रूरत है। वो ये है कि 3 स्टेजेस होते हैं किसी भी वो न्यूक्लियराइजेशन के प्रोसेस में। पहला तो ये है कि आप उतना यूरेनियम इनरिच कर लें 90% तक कि आपके पास फिसाइल मटेरियल आ जाए। आपके पास बॉम्ब नहीं है लेकिन फिसाइल मटेरियल है। उसके बाद फिर आपको उसको किसी तरीके से एनकेस करना होता है, और ये बहुत डेलिकेट और इसमें खासी जो है पेचीदा इंजीनियरिंग होती है। फिर आपके पास डिलीवरी सिस्टम होता है। तो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से देखा जाए तो वक्त जो है अभी ईरान उस लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन बात हो रही है इनरिचमेंट की, क्योंकि वो एक रेड लाइन होती है कि एक दफा आप वो क्रॉस कर जाएं तो आप एक जो है वो और एक क्लब में आ जाते हैं। तो अमेरिका जो है चाहता है कि इस चीज से अपना ईरान को दूर रखा जाए। तो देखें कोई भी इंटेलिजेंस जो है वो क्या कहते हैं 100% फुल प्रूफ नहीं होती, उसमें अंदाजे होते हैं, सोर्सेज का इशू होता है। तो आई थिंक कि जो है इस वक्त वो हालात है, इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है वो पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है जहाँ तक उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम का ताल्लुक है। ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करें तो जब हमने देखा कि बर्लिन वॉर गिरती है और अफ़गान जंग ख़त्म होती है तो यूनिपोलैरिटी की एक बात होती थी। अब आकर तो जब यूक्रेन की जंग हुई या फिर क्राइमिया को एनेक्स कर लिया रशिया ने, तो फिर कहा गया कि अब 2 पोल्स बन चुके हैं। अब आकर तो ये मालूम हो रहा है कि अमेरिका अपनी हेजेमनी को वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करने पर इतना एतराज़ नहीं रख रहा। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी टूवर्ड्स यूक्रेन हमने देखी है उसमें और पुतिन की पॉलिसी में फ़र्क ही नहीं बचा कोई। तो ये सरप्राइजिंग है आपके लिए कि अमेरिका कंटेस्ट ही नहीं कर रहा इंटरनेशनल स्टेज पे मजीद? देखिए इसमें कुछ तो टर्मिनोलॉजी का इशू है। मैं ज़ाती तौर पे तो ये पोलैरिटी के इशू को एक कोल्ड वॉर जो है वो की टर्म समझता हूँ। बाइपोलैरिटी उस वक्त सामने आई थी कि जी दुनिया में 2 पोल्स हैं, अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो वही उसी को रिसाइकल करते हुए कभी हम मल्टीपोलैरिटी कहते हैं, कभी हम यूनिपोलर कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये क्लैरिफाई नहीं करता दुनिया की हकीकत को, ये मजीद ऑब्फस्केट करता है क्योंकि आप एक आउटडेटेड टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखें कोई भी निज़ाम वो सदा के लिए नहीं होता। 70-80 साल जो है बहुत लंबा अरसा होता है जिसमें कोई भी निज़ाम दुनिया के अंदर चल सके। अब अमेरिका जो है वो एक शिफ्ट चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम हर जगह पे जाके हैवी लिफ्टिंग करें।
जिस खित्ते के अंदर भी कहीं कोई जो है इशू है, वहां के जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको पहल करनी चाहिए, उनको हैवी लिफ्टिंग करनी चाहिए। अमेरिका अपने जो सुपर पावर स्टेटस से दस्तबरदार नहीं हो रहा, उसको जो है वायबल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो मौजूदा तरीकाकार है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सामने आया था वो वायबल और सस्टेनेबल नहीं है। मतलब इससे पहले जो पॉलिसी वो जिसपे मेयर शाइमर भी कहता है कि ग्रेट डिलूजन थी अमेरिका की, कि दुनिया भर में रेजिम चेंजेस करवा के डेमोक्रेसी को फोर्सफुली एक्सपोर्ट करना, जो यूक्रेन के केस में भी हुआ ना, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू कर दिया आपने और नेटो के मेंबर बनाना शुरू कर दिया ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को। अगर ये सब कुछ करने की वजह से ही यूक्रेन जंग की तरफ चला गया, तो फिर ओवल ऑफिस में बुला के ज़ेलेंस्की को इस तरह ह्यूमिलिएट करना, जिस पे सारी दुनिया के तजिया निगार ये कह रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक तरीक़ाकार ही नहीं था कि आप प्रेस के सामने बैठ के एक एक्टिव आर्ग्यूमेंट करें। क्योंकि अगर आप सूट पे कमेंट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप सूट क्यों नहीं पहन कर आए, आप तीसरी जंग अजीम लगवाना चाहते हैं, ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर था आपको लगता है? देखिए, डिप्लोमेटिक बिहेवियर तो जाहिर है ये नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी जो है वो एक तरह की नहीं रहती। जैसे हालात एक तरह के नहीं रहते, डिप्लोमेसी के भी तौर तरीके बदलते हैं। खास तौर पे एक गैर रवायती इंतज़ामिया, गैर रवायती सियासतदान जो हैं, गैर रवायती जो सदर हैं वो सामने आ जाएं तो फिर जाहिर है वो जो पुराने तौर तरीके होते हैं उनको अस्यूम कर लेना कि वो वैसे ही चलते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक जो है जो वो वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, देखें अगर आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट देखें तो उसमें सदर ज़ेलेंस्की ने पहल की थी कि जिसमें उन्होंने कैमरे पे सामने आके तो जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो कैमरे पे ले आए थे, और फिर वहां से एवरीथिंग वेंट साउथ डाउन हिल। तो वो तो मतलब जो है ना, अब हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, सब देख सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देखें, जब भी तब्दीली आती है ना, आसानी से नहीं आती, और वो जो पुराने पैराडाइम्स होते हैं उसकी मोहब्बत में बेशतर दुनिया जो है, बेशतर स्टेक होल्डर्स मुब्तला होते हैं। वो नए दौर में जाना जो है वो बजाते खुद एक बहुत ही तकलीफदेह अमल होता है। तो आई थिंक वो हम कामरान साहब इसमें हम ये कैसे डिटरमिन करें कि ऑल चेंज इज़ अ गुड चेंज, क्योंकि रिग्रेस भी तो हो जाते हैं मुआशरे। रोम भी पहले रिपब्लिक था, उसके बाद में डिक्टेटरशिप बन गई। तो हम ये कैसे ऑब्टेन करें कि अब ये जो फ्रेश चेंज जो आपने कहा अनडिप्लोमेटिक या अनकन्वेंशनल सियासतदान दुनिया में आ रहे हैं, ये हमें कैसे यार्डस्टिक कैसे बनाएंगे कि ये जो चेंज है इट्स फॉर गुड? ये कोई नहीं कह सकता कि इट्स फॉर गुड, क्योंकि जो है ये जो प्रोसेस चल रहा है इसकी तो अभी इब्तिदा है ना। ये ऊंट किस जगह जाके कहाँ जाके करवट बैठेगा या करवट लेगा वो अभी हमें बिल्कुल नहीं पता। वी आर जस्ट एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस शिफ्ट। तो आपकी बात दुरुस्त है, वी कुड सी अ लॉट go bad before it becomes better। तो ये तो मतलब we shouldn't make any assumptions। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, कामरान बुखारी साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपको लगता है कुछ ना कुछ इंपीरियल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अमेरिका के, अब कनाडा को ये कहना कि ये 51 यानी कि 51st स्टेट बन जाएगी अमेरिका की, क्योंकि कैनेडियंस ये चाहते हैं, ये मुनासिब है? जिस तरह से वो बहुत से इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लोगों को एड्रेस कर कर ये बात कर चुके हैं कि दरअसल इसको भी अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए या रियासतों में इजाफा हो जाना चाहिए। तो ये वही पॉलिसी नहीं है जो एक्सपेंशनिज्म की थी अमेरिका की 19वीं सदी में? देखें, जो है क्या ये बयानबाजी है या इसके अंदर कोई हकीकत है, अभी हमें इसका भी पता नहीं है। क्योंकि देखें, ये कह देना कि जी आपको जो है वो 51st स्टेट बन जाना चाहिए, वो तो बहुत आसान होता है। वो 51st स्टेट कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसके क्या प्रोसेस होगा, कितना वक्त लगेगा, फिर मामला जब हम इन बातों में पढ़ते हैं तो फिर मामला बहुत पेचीदा नजर आते हैं। तो हमें अस्यूम करना चाहिए कि पॉलिटिकल रेटरिक और एक्चुअल पॉलिसी जो है, डिलीवरी जो है, उसमें बहुत बड़ा गैप होता है हमेशा से। ठीक है। और इसके अलावा मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि चाइना और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको हम चाहते हैं कि वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएं। अब इस नौइयत की स्टेटमेंट्स जब आप एक दो पावर हाउसेस की तरह के ममालिक को एड्रेस कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम डेलिबरेटली इनके आपस में ताल्लुकात ख़राब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस पर चाइनीज़ रिस्पांस भी आता है काफ़ी हार्श किस्म का, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अमेरिका इतना क्लियरली स्टेट कर रहा है कि ये अलायंस हमने बनने नहीं देनी?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई अलायंस नहीं है। अगर उसकी बारीकी में जो सतही तौर पे देखें तो जी, अगर हम उनके बयानात पे चले जाएं तो वो कहते हैं जी कि हमारी लिमिटलेस पार्टनरशिप है। अगर हकीकत में देखें कि वो एक दूसरे की क्या मुआवनत कर रहे हैं तो कुछ खास नजर नहीं आता। यूक्रेन की जंग में चीन ने कोई मुआवनत नहीं की। चीन के जो माली मुश्किलात हैं, जो उनके जो इश्यूज हैं, उसमें रूस उनकी मुआवनत नहीं कर पाता। तो बयानात और रेट्रिक से हट के देखने की जरूरत है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो देखें, ये पहले भी हुआ है। ये निक्सन इंतजामिया के दौर में जी किसिंजर को पाकिस्तान भेजा था, पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था साइनो सोवियत स्प्लिट में ना। जी, तो वो जो है वो पहले भी हुआ है, अब ये रिवर्स हो रहा है। जाहिर है चीन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन देखना भी बाकी है ना कि ये तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, अभी हम इब्तदाई मरहले में हैं। ये कहाँ तक जाता है, होता भी है या नहीं होता, इसको तो जो है अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक डन डील है। नेगोशिएशन शुरू हो रही हैं, और ऐसी जब इस किस्म की तब्दीली आप लाने की कोशिश करते हैं, कोई भी लाने की कोशिश करता है, तो बड़ा वक्त लगता है। आसानी से पुराने पैराडाइम्स, पुरानी बातों को छोड़ना वो आसान नहीं होता किसी भी फरीक के लिए। अमेरिका के अंदर खुद जो है इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इस्तराब पाया जाता है और एंग्स्ट है यहाँ। तो ये देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। ठीक है। और ऑन द फाइनल नोट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हो रहे हैं। TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने पे हम उन्हें इंसिस्ट करते हैं, फिर दाइश खुरासान का मसला भी दरपेश है, अमेरिका को भी दरपेश है। रिसेंटली एक जो है वो एक इंडिविजुअल को भी एक्स्ट्राडाइट करवाया गया, जिस तरह से बताया जा रहा है। आपको लगता है कि आगे बढ़ के एक रिवाइवल होगा, जिस तरह वॉर ऑन टेरर के दौर में था, पाकिस्तान और अमेरिका की इंगेजमेंट में, जो कि मिलिट्री इंगेजमेंट या सिक्योरिटी इंगेजमेंट होगी, या फिर जो अभी पाकिस्तान एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के साथ और अमेरिका के साथ भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को, उसमें कुछ डेवलपमेंट होगी? देखें, ये तो पुराना पैराडाइम है ना कि वॉर ऑन टेरर अब अमेरिका की उस तरह जो है वो फेरिस्त पे, जो प्रायोरिटी लिस्ट पे कहाँ है, बहुत नीचे है। तो ये एक टैक्टिकल मामला है। ये जो अभी इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई थी जिसमें दाइश का जो है एक लीडर पकड़ा गया है और अमेरिका के हवाले कर दिया गया, वो एक टैक्टिकल नौइयत का जो है ऑपरेशन था। तो उसमें मैं नहीं समझता कि उसको अगर हम एक्सट्रैपोलेट करके तो ये कहें कि इससे अब जो है ना ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, या जो है ये एक नया जो है काउंटर टेररिज्म का पार्टनरशिप शुरू हो रही है। आई थिंक वो बॉल जो है वो इस्लामाबाद की कोर्ट में है कि इस्लामाबाद में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस नई उभरती हुई दुनिया के अंदर अमेरिका के नए तौर तरीके को में अपने आप को किस तरह का जो है किस तरीके से जूम करता है। तो एंड पे यही है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की तरफ हम जा रहे हैं। तो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि भाई व्हाट कैन यू डू फॉर अस, और आपको क्या चाहिए। तो लेन देन और सौदेबाजी की बात है। तो अब पाकिस्तान को ये देखना है, वो पुराने जो पैराडाइम से जी हम काउंटर टेररिज्म ये काम करेंगे, तो ये चीज तो अब मैं नहीं समझता कि मजीद आगे चलेगी। हाँ, अगर इस खित्ते के अंदर जो है मजीद बिगाड़ आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मैं ताजिकिस्तान को भी शामिल कर लेता हूँ, फिर अमेरिका शायद जो है नजरसानी करे, लेकिन कोई कोरियोग्राफ या पहले से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि इस तरह के पुराने रिलेशनशिप्स को बहाल किया। मतलब लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट को अभी हम गारंटी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।